पार्टी क्या बुलंदियां छू पाएगी, तो और इन्होंने क्या बुलंदियां छूनी है। अब 3 बार तो सरकार बना ली। हम्म। और अगर आपका आशय 400 पार के उनके पिछले लक्ष्य से है, हम्म। तो वो या 2029 से वो उनके दक्षिण दूर की भारत कौड़ी में है तो कि। अभी भी बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं जी। हाँ, और वैसे भी नितिन नवीन जी के सामने जो पहला चुनाव आ रहा है वो उधर से ही आ रहा है, जहाँ पे हम्म। वो राज्य हैं तमिलनाडु और केरल दोनों। आसाम में तो पश्चिम भारतीय बंगाल जनता जी। पार्टी है। पश्चिम हम्म। बंगाल, ये तीनों राज्य बड़े चैलेंजिंग राज्य हैं उनके लिए। हम्म। क्योंकि तमिलनाडु और केरल दो ही, साउथ में भी आप जानती हैं कि जो बाकी राज्य हैं उनमें, अब आंध्रा में तो उनके अलाइज हैं। हम्म। और और राज्यों में इवन कर्नाटक में तो आप जानते ही हैं कि सरकार ही बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी पहले। हम्म। अभी अभी नहीं है लेकिन पहले। और केरल और तमिलनाडु ही दो बड़े राज्य हैं साउथ के, और फिर वेस्ट बंगाल। जी। तो वेस्ट बंगाल में भी हालांकि उन्होंने सीटें तो जीती हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन पिछली बार जब राज्य का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो काफी जो प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने जो वो प्रयास थे उनको विफल किया और उन्होंने हम्म। सत्ता में वापसी की। हम्म। हम्म। तो और बुलंदी का मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अभी जहां पर है उससे कोई बहुत और आगे उसको जाने की बात है। आप जो साउथ वाला बात कह रही हैं, अभी आप जानती हैं कि उपराष्ट्रपति भी साउथ से बना है उन्होंने। हम्म। तमिलनाडु से ही उनका ताल्लुक है। जी। तो वो सब चीजें हैं। और एक फॉर्मर अधिकारी भी उन्होंने तमिलनाडु में आप जानते हैं इंडक्ट किए थे और इस हम्म। तरह से। जी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, देखिए पहली बात तो ये कि ये फैसला अप्रत्याशित था। नाम तो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे थे, हम्म। मनोहर लाल जी से लेके भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और पता नहीं कौन कौन से नाम, हम्म। शिवराज सिंह चौहान, और भी बहुत सारे नाम धर्मेंद्र चल रहे थे। प्रधान के भी नाम जो है जी वो जी लिए जा रहे जी। थे जी। जी। तो ये तो मोदी जी की स्टाइल शुरू से रही है कि जो नाम चलता है वो नहीं आता है इनमें सामने। हम्म। चाहे आप राष्ट्रपति चुनावों को देख लें, या इवन कई जगहों पर मुख्यमंत्रियों के चयन में देख लें। हम्म। और उनको इसका एक आनंद रहता है हमेशा कि मैं ऐसा नाम लाऊं जो पता ना हो। अब हम लोग भी थोड़ी बहुत जितनी भी राजनीति की जानकारी रखते रहते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, तो हमें भी ये मानने में मुझे तो कोई गुरेज नहीं है कि मैंने तो नवीन जी का नाम पहले नहीं सुना था बिल्कुल भी। हम्म। हालांकि वो मंत्री रहे हैं और 4 बार, पांच विधायक बार रहे। विधायक, और उनके पिताजी भी विधायक रहे। बट जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में उस तरह का कोई कभी जिक्र उनका कभी हुआ नहीं। तो वो जी। पहली बात तो ये कि पूरा जो चौंकाने वाला काम है वो किया। हम्म। अर्थपूर्ण ये भी है इसका कि जब कल तर्क उनका दिया अब। जाता है गुरमीत सर, थोड़ा सा मैं रोक रही हूँ, लेकिन जब इसका तर्क पार्टी की तरफ से ये पेश किया जाता है कि ये उदाहरण पेश किया जाता है कार्यकर्ताओं के सामने कि आप पार्टी के लिए जी जान से जुटे रहिए, क्योंकि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी वक्त किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बिठाया जा सकता है। तो ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए क्या इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं? देखिए, वो तो नैरेटिव, कोई भी जब प्रकरण होता है उसमें एक नैरेटिव पार्टी अपना सेट करती है, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में माहिर है ही। हम्म। और ना सिर्फ उसमें, तो युवा भी बहुत हैं, राजनीति की दृष्टि से बहुत युवा हैं, 45 साल केवल उनकी आयु है। लेकिन जैसे अभी शुक्ला जी बता रहे थे, हम्म। आज बल्कि कहीं पर एक अच्छा कार्टून मैंने देखा कि, क्योंकि कल बड़ी चर्चा है और कई जगह हेडलाइन भी आई वो, क्योंकि मोदी जी हेडलाइन भी बनाना उनको उसमें महारत है। तो उन्होंने जो बॉस वाली बात कही कि पार्टी में आप मेरे बॉस होंगे, तो उस पर एक कार्टून है जिसमें नितिन नवीन जी को कोई साथ लेके चल रहा है, और वो कह रहा है कि भाई उन्होंने आपको कहा है कि वो आप बॉस होंगे, आप अपने आप को मत समझ लेना कि आप बॉस होंगे। तो जी। इसलिए इसमें कोई दो राय किसी किस्म की है ही नहीं कि लास्ट वर्ड जो होता है ना, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि जी लास्ट वर्ड किसका होगा। हम्म। वो पहले नड्डा जी भी थे तब भी लास्ट वर्ड वही था। और ये किसी भी पार्टी में, मैंने हम्म। जैसे बताया कि ये कोई बहुत, इसमें मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा वो भी नहीं मानता कि इसमें बहुत अनहोनी बात है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हम्म। लोकतंत्र का मजाक है। देखिए, हम्म। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेके, अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि जनता को उससे क्या मिल रहा है, वो हम्म। जनता को सरकार क्या दे पा रही है, जनता को वो पार्टी क्या दे पा रही है, वो या देश और को किस राजनीति दिशा को में। वो पार्टी क्या दे पा रही है? अगर भारत की राजनीति को समझा जाए बीजेपी के जरिए, कि बीजेपी भारत की राजनीति में कितने चार चांद जोड़ रही है। अगर किसी भी नहीं, कार्यकर्ता बीजेपी। को उठाकर या फिर उसकी जो भी योग्यता है, और सबसे बड़ी योग्यता कि वो आला कमान के प्रति वफादार लीडर है,
तो ये भारत की सियासत में कितना बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है बीजेपी का? देखिए, ये भी कोई परमानेंट नहीं, बीजेपी में भी ये कोई शुरू से ऐसा था ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे अध्यक्ष ऐसे भी रहे हैं सत्ता में आने के बाद। जो प्रधान, देखिए तो लोकतंत्र में अब इसमें कोई, अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाते हैं, हमारे संवैधानिक पद है, लेकिन क्या ये हमें नहीं मालूम है कि राष्ट्रपति जी को भी चयन चुनने में कौन भूमिका निभाता है? तो ये जी। हमारे देश में देखिए प्रधानमंत्री ही प्रमुख हैं कार्यपालिका की, और अदरवाइज भी। तो इसलिए उनका ताकतवर होना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। वो कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी जी के बारे में ऐसे कहा जाता था। कमोबेश थोड़ा बहुत अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर है कि कई मुख्यमंत्रियों के फैसले से उन्होंने चौंकाया। कई अन्य जो निर्णय, मंत्री इवन कैबिनेट में, आपको पता है जब जयशंकर जी को विदेश मंत्री बनाया था, जी। और इस तरह से वो करते रहते हैं। तो वो एक, मैंने फिर कहा कि वो एक जो नेता है जिसके, क्योंकि वो अल्टीमेटली केवनार तो वही है, नाम पे उनके जो वोट पड़ते हैं। अब हम जितना भी उसको कह लें कि भाई संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चुनाव से पहले ही तय होता है और घोषित, मतलब नाम पे ही चुनाव लड़ा जाता है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव होता है। तो जी। उसमें फिर वो अपने हिसाब से अपने निर्णय करते हैं, और उन्हें नेचुरली जो भी अध्यक्ष, अब जो मैं बात कह रहा था वो ये कि बिहार से जिस तरह से वो लाए, और साथ में उन्होंने एक तो ये बॉस वाली बात कही, और एक बड़ा स्ट्रेस देके कहा कि एनडीए, पहले तो पार्टी का बॉस बताया, फिर एनडीए पे भी जोर दिया। तो नेचुरली वो अर्थपूर्ण इस दृष्टि से हो जाता है कि नवीन जी ने नीतीश कुमार के साथ काम किया हुआ है, और एनडीए में एकमात्र ऐसा आदमी जो झटके देता रहा है बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी को, वो नीतीश कुमार ही है बिहार से। अभी भी देखा जाए तो दो मेजर एलाई है ना, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार। जी। तो नीतीश कुमार ने तो 2-3 बार वो दिया है, तो उसका, क्योंकि अब नवीन जी तो नीतीश जी की कैबिनेट में रह चुके हैं, उनका बिहार से ताल्लुक भी है। तो वो जो उन्होंने एक उनकी जिम्मेदारी थी लगा दी है कल, वो भी एक अर्थपूर्ण बात थी। लेकिन कुल मिला के मोदी जी या अमित शाह, जो उनकी एक जोड़ी चल रही है, वो ही चलाएगी, जैसे अभी शुक्ला जी ने कहा। और कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर कोई डिस्प्यूट होता नहीं, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, सहमति से निर्णय हो जाते हैं। जहां पर ऐसा होगा कि भाई दो धाराएं आ रही हैं या कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा, उसमें निश्चित ही लास्ट वर्ड जो है वो प्रधानमंत्री जी पर का क्या होगा। ये बहुत दर्शाता सारे, है कि क्या ये दर्शाता है, ये चयन दर्शाता है कि बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व है और सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है वो नदारद है, या फिर उसका जो महत्व है वो नहीं कहीं? जी। देखिए, हमें इसकी सारी, फिर अगर ऐसी बात है तो हमें पूरी डायनेमिक समझनी पड़ती है। बीजेपी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आज ही मैं देख रहा था कोई ऑर्डर इशू हुआ है जिसमें राम माधव को बेंगलोर के किसी चुनाव का शायद प्रभारी लगाया है, या इस तरह से दो लोग उनके साथ लगाए गए, सतीश पंड्या और कोई और। तो बीजेपी का एक अपना सिस्टम है। हम जानते हैं कि वहां से भी जो है वो संगठन महासचिव आया करते हैं, जो बड़े ताकतवर होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी का और वहाँ पूरा एक अलग ही तरह से क्रॉस चेक और क्रॉस एंड चेक रहते हैं। जो आरएसएस के संगठन आप देखते हैं, अलग अलग कई इकाइयां हैं, तो इनका एक पूरा अपना ढांचा है। अब इसमें किसमें क्या दो रहा है, इस बात पे प्रधानमंत्री ने जोर भी दिया है कि देखिए भाई, हम तो अपना एनालिसिस करते हैं हर चुनाव के बाद, और उसके परिणाम आते हैं। उन्होंने ये जो मुंबई के सिविक इलेक्शन वगैरह का भी उसमें जिक्र किया। तो और ये माना भी जाता है कि बहुत हर समय गियर अप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कभी आप पूछेंगे ना, या उनसे, तो काफी मन में कई बार वो भी रहते हैं। मैंने देखा कि बड़े वो भी रहते हैं कि भाई हमें हर समय ही कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी लगी रहती है। तो वो अपना एक तरह से अपनी मशीनरी को गियर अप रखते हैं, और उन्होंने उसके उनको फल मिल रहे हैं आगे जो चुनाव में। अब आपने देखा है कि जब जब 2024 मशीनरी में जो, जब लेकिन ये कहा जाता है कि पार्टी के संगठन में अगर किसी की पकड़ है तो वो अमित शाह की पकड़ है। तो और नितिन नवीन को भी जो है अमित शाह का ही जो है पसंदीदा कैंडिडेट बताया जाता है। एक ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि इस सवाल के साथ मैं सुनील सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल, और अमित शाह क्या उनके उत्तराधिकारी होंगे? 2029 के चुनाव भी हैं। अब ऐसा कहा जा सकता है कि इन चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा भी समय नहीं है कि नितिन नवीन की उससे पहले विधानसभा चुनाव में जो है कार्यशैली या फिर उनका प्रभाव देखा जा सकेगा। लेकिन अगर अमित शाह और बात नरेंद्र मोदी की ही हो रही है, तो ये जिस तरीके से शक्ति के केंद्रीकरण के जरिए पार्टी चलाई जा रही है, जैसा कि सुनील सर बार बार कह रहे हैं कि सत्ता से पार्टी चला रही है,
तो सत्ता तो सदैव रहेगी नहीं, चुनौतियां आएंगी, या फिर मुतमईन हो चुका है केंद्रीय नेतृत्व? जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो अमित शाह की ताकत भी इसीलिए है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के विश्वस्त हैं और उनकी एक पूरी बैकग्राउंड है पीछे से। अदरवाइज जो ताकत है वो प्रधानमंत्री की है, और प्रधानमंत्री के बनने के बाद ही उनकी ताकत बढ़ी है इतनी, ये भी आप मान लीजिए। जी और जी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तब बने जब प्रधानमंत्री बन गए, नहीं तो आप जी जानते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष जब 2014 का चुनाव था तो राजनाथ सिंह जी थे, जी जी। और उसके बाद से उन्होंने वो करी। तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी अब जहां तक, देखिए परमानेंट तो सत्ता नहीं है, तो जब और पार्टी में भी आप ये अगर सोचें कि भाई जैसा आज नियंत्रण है वैसा ही हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जी जिस तरह का स्थिति पहले भी यही भारतीय जनता पार्टी थी जब उसकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं आती थी, है ना। जो शुक्ला सर कह रहे हैं कि ये जो कल्चर है पार्टी वर्कर्स का, वो तो वही कल्चर था पहले भी। एक जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं एक तरीके से, और ये जी। सारी चीजें तो वो तो पहले भी थी। सत्ता के आने के बाद ताकत बढ़ती है, जब ताकत बढ़ती है, आज अब जरा आप लिस्ट बनाना शुरू करिए, कितनी लंबी फेरिस्त है जो कांग्रेस के वो लोग जो कि बहुत ही बड़े परिवारों से जिनकी लंबी पृष्ठभूमि थी, वो आज बीजेपी में है। जी जी। कितने मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए भारतीय जनता पार्टी में और आज मुख्यमंत्री तक भी बने। तो ये क्यों बने, वो क्यों आ गए? इसलिए आए क्योंकि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। तो सारा जी खेल तो सत्ता का, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब कौन उत्तराधिकारी होगा, शुक्ला सर तो खुद इलाहाबाद में बैठे हैं, मैं भी वैसे इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ। तो बहुत बड़ा ये डिबेट चलती रहती है जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को लेकर कि कौन आगे सक्सीड करेगा। और उनका एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और आपने देखा ही है समय समय पर, चाहे वो यहाँ तक कि मुख्य सचिव लगाने से लेके अरविंद शर्मा को भेजे जाने से लेके, और पता नहीं कितनी कितनी अटकलें वहां पर लगती रही। तो इसलिए, और जो पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई और अखिलेश यादव सीटें जीत गए, उसको लेकर भी अंदर खाते बहुत सारी खबरें आई। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है वो बिल्कुल ही कोई उसमें कोई मंत्र मार दिया गया और उसके बाद सारा कुछ वो हो गया है। फिलहाल क्योंकि सत्ता है। तो क्या क्या और हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा सा मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, क्या ये उस कोशिश का भी हिस्सा हो सकती है जिसमें पीएम मोदी का उत्तराधिकारी अमित शाह ये सुनिश्चित किया जा सके? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इनकी जगह मनोहर लाल जी बन जाते, जो नाम चल रहा था, या धर्मेंद्र प्रधान बन जाते, या भूपेंद्र भूपेंद्र यादव बन यादव बन जाते, या जाते। जो भी जी कोई भी बन जाता, तो क्या आपको लगता है कि फिर उसको अमित शाह को उत्तराधिकारी घोषित करने में समस्या होती? पहली बात तो राजनीति में कोई रिटायरमेंट की एज होती नहीं, वो आपने देख ही ली। अभी सर ने बताया कि एक आर्टिफिशियल विमर्श चलता है। अब जो ये डिले हुआ उसको लेकर भी बड़ी अटकलें चलती रही जी 1 साल तक कि जी नड्डा जी का कार्यकाल पूरा हो गया, तो फिर एक्सटेंशन होती रही, फिर जी ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। बट कुल मिला के जो उन्होंने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि उनको कोई तकलीफ है नहीं, उनके पास विकल्प क्या है, उनका जितना एजेंडा लागू हो रहा है अपना। थोड़ा बहुत कहीं पर जी। नहीं भी रहती है बात, तो आदमी सोचता है कि चलो भाई 100 में से 90 बातें हो रही है, 10 नहीं हो पा रही। तो ये इस तरह से ही चलता है, राजनीति इसी का खेल है। और हम चाहे जितना कह लें कि वो ये संगठन ऐसा है या वो संगठन समाज सेवी संगठन है या वो जी संगठन, सभी की दिलचस्पी राजनीति और सत्ता में रहती है, और आज के समय में वही सबसे बड़ा नियामक फैक्टर है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो भी अमर तो कोई नहीं है। और इसका एक हमेशा उदाहरण ये दिया जाता है कि जो सुई 6 से 12 पे जाती है वो 12 से 6 पे भी आती है। तो इसलिए राजनीति में कोई खत्म नहीं हो जाता है, और चीजें चेंज भी होती हैं, और कब चेंज होंगी, कैसे चेंज होंगी, ये भविष्य में पता लगता है, लेकिन उसके बारे में आकलन करना बहुत मुश्किल है। जी भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उसने एक अपना नियंत्रण स्थापित किया है, और जी उन्होंने चुनाव लड़ना और बाकी जगहों पर भी जिस तरीके से चीजों को नियंत्रण में रखा हुआ है काफी हद तक, और जिस तरह का नैरेटिव है, जिस तरह का एक पूरी आप उसे प्रबंधन कह लें या उसे एक अच्छा लोगों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन की जो अपनी बात पहुंचाने की जो बात है, उदाहरण के लिए कितने उदाहरण है, उनको चाय वाला कहा गया तो उन्होंने उसको चौकीदार को ही उल्टा कर दिया, है जी ना, और वो वार्ता ही शुरू कर दी। तो वो उनके पास एक
हुनर है उसका, और एक टीम भी है उनके पास सारी। आज की राजनीति ऐसे चलती है। तो लेकिन अगर हम ये सोचें कि भाई अगर अभी से मोदी जी ये बहुत ताकतवर हैं और अभी से वो ये तय कर लेंगे कि अमित शाह उनके उत्तराधिकारी होंगे और फिर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर अमित शाह तय कर लेंगे कि कोई और उनका उत्तराधिकारी होगा, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से राजनीति चलती है। यहाँ तो रातों रात तस्वीरें बदल जाती हैं। कितने ऐसे लोग हैं, अब आपने बिहार में देखा, ये सब लोग बोलते हैं कि अमित शाह जो है उनके मास्टर स्ट्रोक हैं, सब कुछ है, लेकिन बिहार में बार बार नीतीश कुमार ने राजनीति की पैंतरों में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक तरह से मजबूरी, इतनी सेहत और इतनी जी कहानी चुटकुले भरने के बावजूद आज वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से मजबूरी ही तो कहना चाहेंगे, और क्या कहेंगे आप उसको। बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि कहीं पर कोई अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में नतीजे आए हैं, तो इस उससे ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि मतलब अब हमेशा हमेशा के लिए कोई ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में उनके पास ताकत है और उस ताकत का एक वो जी जी एक लाइन में मैं सुनील सर आपसे समझना